नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आज बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। उस विषय वस्तु को लेकर के आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हो या अभी झारखंड एसएससी के द्वारा जो सीजीएल की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में हमारे समान अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 23 टॉपिक हैं। जो उसमें टॉपिक जो दिए गए हैं उसमें से 23 टॉपिक्स हैं और उस 23 टॉपिक्स में से एक टॉपिक हमारा जो है इस विषय वस्तु से संबंधित है और यह विषय वस्तु है पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। तो इस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था क्या चीज है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, संविधान में उसे किस रूप में रखा गया है, उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। यह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वह जेपीएससी का, कमीशन का, सिविल सर्विसेज का, पीटी का एग्जामिनेशन हो या वह मुख्य परीक्षा का हो या हमारे जो है एसएससी का हो या और भी हमारे पर्सनल लाइफ में भी जुड़ा हुआ विषय वस्तु हो, उससे संबंधित यह बेहद ही रोचक पहलू है जिस पर आज हम लोग जो है कि हम वक्तव्य अपना जारी करेंगे। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है क्या? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को ही सेल्फ लोकल गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहते हैं। इसमें क्या है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अर्थात पंचायती राज व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करके उसके अधिकारों का प्रदान करना अर्थात शासन और सत्ता की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करना, इसे ही विकेंद्रीकरण लोकतंत्र भी हम कह सकते हैं। अर्थात निचले स्तर पर जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम में हम कहां हैं, आम लोग कहां हैं, उसकी शक्तियां कहां हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम एक इतिहास के स्वरूप में हम बात करें, इतिहास के पन्नों को जब हम खंगालें तो हम देखते हैं कि हमारा जो वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल था, उस ऋग वैदिक काल में आम लोगों की सहभागिता थी। सभा समिति, विद्याधरगण जैसी संस्थाएं थी जिसमें उसकी सहभागिता थी। समय बीता तो हमारा गणतंत्र आया, उस गणतंत्र में भी लोगों की सहभागिता थी। मौर्य काल में भी इसकी सहभागिता का प्रमाण मिलता है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो खारवेल का जो हमारा जो है कि कुछ लेख मिले हैं, हाथी गुफा लेख, उसमें भी कुछ न कुछ जो है कि हमारी स्थानीय स्वशासन की बात होती है। लेकिन स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में सबसे पुख्ता और सबसे बेहतरीन जो प्रमाण जो हमें भारतीय इतिहास में मिलता है वह मिलता है चोल काल के शासन सिस्टम में। चोल काल जो मध्यकालीन चोल काल है, पूर्व मध्यकाल का चोल काल है, उसमें राजा परांतक का 912 ईस्वी से 927 ईस्वी तक उसके एक अभिलेख उत्मेरूर में प्राप्त हुआ है। एक नहीं कहिए, कई अभिलेख है, 4 अभिलेख है, उत्मेरूर में प्राप्त हुआ है, जिसे उत्मेरूर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। उस उत्मेरूर अभिलेख में ग्राम को, गांव को अपने स्थानीय शासन करने के लिए वहीं के जनता को भार दिया गया था। वो सबसे बेहतरीन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उदाहरण प्रस्तुत करता है और चोल काल के इस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पूरे विश्व के इतिहास में पढ़ाया जाता है। ये इसका महत्व है, बहुत ही बेहतरीन, जहां पर राजा एक निरंकुश शक्ति को अपने आप में समेटे हुए था, निरंकुश तंत्र था, उसी के पास कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मुख्य सेनापति इत्यादि तमाम शक्तियां उसके पास में थी, लेकिन वह किसी के प्रति भी, अपने कार्यों के प्रति वह जवाबदेह नहीं था। एक निरंकुश व्यवस्था थी। उस निरंकुश व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के अपने गांव में हमें कौन से कार्य कैसे करने हैं, हम किन कार्यों की अपनी प्राथमिकता को सुनिश्चित करेंगे, इसके संदर्भ में निर्णय लेने का और प्रशासन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का अधिकार देने का काम जो है वह चोल प्रशासन में किया गया। इसलिए यह बहुत ही बेहतरीन जो है सेल्फ गवर्नमेंट के संदर्भ में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संदर्भ में यह हमें प्रमाण देता है।
तो भारत में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम रहा है वह अतीत से रहा है, लेकिन आधुनिक समय में हमारा जो है पंचायती राज जो सिस्टम है, वह पंचायती राज जो सिस्टम है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया है, या संविधान में उसे एडॉप्ट किया गया है, जिसमें पंचायतों को बहुत सारे राइट दिए गए हैं। हमारे राज्य सूची में 66 विषय हैं। उस राज्य सूची के 66 विषय में से 29 विषयों को पंचायतों को दे दिया गया है। अगर यह पूर्णतः जब लागू होगा, जब पूरे तरह से यह सिस्टम हमारे पंचायतों में यह लागू कर दिया जाएगा, तो हमारा पंचायत जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत ही दृढ़ हो जाएगा, और उस पंचायत में रहने वाले लोग जो हैं बहुत मजबूत हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे, और बहुत तीव्रगामी तरीके से हमारे पंचायतों का उत्थान होगा, विकास होगा। हमारे जो दबे कुचले या समाज में पिछड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। खैर, पंचायती राज सिस्टम का विकास कैसे हो रहा है, कैसे होता है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। इस विषय को पूरी तरह से समझाने में हमें मोटे तौर पर 3 क्लास की आवश्यकता हमें पड़ेगी। आप पूरे तरह से इस सिस्टम को आप समझ सकेंगे। उसी कड़ी में आज हम पहला क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको पंचायती राज सिस्टम किस प्रकार से हमारे देश में डेवलप होता है उसके बारे में एक ब्रीफ में हम आपको जो है कि लेकर के चलते हैं। तो देखिए, जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जब बात हमारी जब आती है, तो इसका जो विकास है, इसका जो ढांचा है, ढांचागत जो स्वरूप है, वह ढांचागत स्वरूप जो है वह ब्रिटिशों के काल में आकार लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम आप देखिए, वो 1864 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को मान्यता जो है उस ब्रिटिशों ने दिया। जब हमारे देश में एक नवीन व्यवस्था हमारे देश में आनी प्रारंभ हुई। आप जानते हैं 1857 में हमारे देश में एक महान विद्रोह या क्रांति हुई, और उस महान विद्रोह क्रांति का एक बहुत ही सुखद परिणाम हम कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, और भारत के शासन को ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में ले लिया, और वायसराय के माध्यम से भारत के सिस्टम को उसने चलाना प्रारंभ किया। इसी के संदर्भ में 1861 ईस्वी में हमारा एक अधिनियम आया, और उस अधिनियम का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यहां के स्थानीय लोगों को सरकार के सिस्टम से जोड़ा जाए, और इसी संदर्भ में विभागीय प्रणाली जो है हमारे देश में प्रारंभ हुई। इसी का अगर विकसित रूप यह हुआ कि हमारे पंचायतों को, गांवों को, स्थानीय लोगों को शासन में भागीदार बनाया जाए। इस दृष्टिकोण से 1864 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान कर दिया गया। आगे 1870 ईस्वी में उस समय हमारे हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। इसने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। 2 चीजें इसमें जुड़ गई। इसमें क्या जुड़ गई? तो इसमें कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता जो है इसने प्रदान कर दिया 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जो है कि वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार प्रदान किए? तो लॉर्ड मेयो ने वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार जो है प्रदान किए। फिर आगे समय बीतता है 1882 ईस्वी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन है, और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव इसने पारित कर दिया। ये रिपन एक अच्छा गवर्नर के तौर पर, अच्छा वायसराय के तौर पर भारत में याद किए जाते हैं। इन्होंने पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव देता है, जिसमें लोकल बॉडी मतलब स्थानीय लोगों की सहभागिता जो है इसमें सुनिश्चित की गई। तो एक तरह से ब्रिटिश शासन के सिस्टम में स्थानीय लोगों की सहभागिता आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण से जो है कि लॉर्ड रिपन महोदय ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया था। समय आगे बढ़ा। 1907 ईस्वी CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में
राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे शाही आयोग कहते हैं, उसका गठन हुआ और इसने 1909 ईस्वी में अपनी जो है कि रिपोर्ट इसने प्रस्तुत किया और इसने कहा और स्वीकार किया कि देश में स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। अर्थात सीई हाउस ने 1909 ईस्वी में अपने रिपोर्ट में इन्होंने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर इन्होंने बल दिया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रहा था कि हिंदुस्तान का विकास करना है तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को हमें लागू करना पड़ेगा। पुनः हमारा राष्ट्रवाद का भी इस दौर तक आते आते पूरा विकास हो चुका था। 1857 की क्रांति को याद कीजिए। 1857 की क्रांति ने भारत में देश प्रेम की भावना का बीजारोपण उसने कर दिया था। देश प्रेम ही हमारा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को एक लाइन में अगर हम व्याख्या करें तो अपने देश से प्यार करना, अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद था। आज आप देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है और जब बॉलर हो पाकिस्तान का और बैट्समैन हो इंडिया का और एक छक्का कोहली मारता है तो पूरा देश में जो है कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के असम तक जो है पूरा हिंदुस्तान चीख उठता है, मार कोहली मार। बस यही देश प्रेम है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही राष्ट्रवाद है। तो एक तरफ राष्ट्रवाद हमारा पूर्ण तौर पर जो है भारत में जम चुका था और इसकी चरम परिणति 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हो चुकी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर ब्रिटिश सरकार से रोज भारतीयों के लिए नए नए अधिकार की मांग कर रहे थे, चाहे संसदीय व्यवस्था में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, या सरकार के सरकारी खर्चों में कटौती हो सके, या जो व्यापार है उस व्यापार में भारतीयों को छूट मिले, विदेशी जो वस्तुएं हैं उसमें शुल्क लगाया जाए, या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में भारतीयों की सहभागिता बढ़ चढ़ करके सुनिश्चित की जाए। इसकी बातें जो है राष्ट्रवाद के तहत भारतीय लोग मांग रहे थे। इसी का प्रतिफल था कि ब्रिटिश सरकार धीरे 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 छींक छींक करके कुछ न कुछ स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भारतीयों को देना भी चाह रहा था, ताकि भारत में फिर वो कोई बड़ा बवंडर खड़ा ना हो सके। इसी कड़ी में आगे 1915 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने पर अपना विचार दिया, अपना मत दिया। 1919 ईस्वी में जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम जानते हैं, इसने स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया। और इस प्रावधान के तहत आप जानते हैं 1919 का स्थानीय स्वशासन जो प्रशासन आया, उस प्रशासन में प्रांतों में जो है कि द्वैध शासन लागू किया गया। मतलब जो कानून बनाने का जितने जो विषय हैं उन विषयों को दो भागों में बांट दिया। जो भी हमारे जो है कार्यपालिकाएं थी, एक था हमारे आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो था वह वित्तीय प्रभाग वाला क्षेत्र था। उस वित्तीय प्रभाग जिसमें धन संपत्ति जैसे पैसा खर्च करना है, उसकी पूरी कंट्रोलिंग जो है वह ब्रिटिश सरकार के पास थी। और हस्तांतरित विषय जो है वह दे दिया जो भारतीय लोग जो चुन करके हमारे जो है विधानसभा में पहुंचे थे उनके हाथ में दे दिया गया, लेकिन उनके हाथ में वित्तीय शक्ति नहीं दी गई। इस विषय को हस्तांतरित विषय कहा गया। और इसी हस्तांतरित विषय के तहत जो है स्थानीय स्वशासन का जो राइट था, वह स्थानीय स्वशासन का राइट जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है कि वो रखा गया। बहुत विकास आप देख रहे हैं नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो था वह ब्रिटिशों के पास था। 1920 ईस्वी में फिर जाकर के 1919 के अधिनियम के तहत में आपका संयुक्त प्रांत, जिसे आप यूपी कह सकते हैं, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों का स्थापना के लिए कानून बना।
मैंने कहा गया कि स्थानीय सिस्टम को हम मजबूत बनाएंगे, इसके पहले हम पंचायतों का हम गठन करें, नए सिरे से, नए तरीके से, नए प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप जो है पंचायतों का हम गठन करें। इस दृष्टिकोण से 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर 1920 ईस्वी में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार और मद्रास तथा पंजाब में पंचायतों की स्थापना की जो है की स्थापना की गई। पुनः 1935 ईस्वी में हमारा जो है कि जो एक स्थानीय स्वशासन का जो विषय था वह पूर्ण रूप से जो है राजसूची का जो है उसे विषय बना दिया गया और एक तरह से एक स्वरूप और मूर्त रूप जो है वह उसे जो है प्राप्त हो गया। आगे जाकर के 1947 ईस्वी में हमारा देश स्वतंत्र हो गया और उसके पहले ही देश की स्वतंत्रता के पहले ही हमारा जो है 1946 ईस्वी में दिसंबर में हमारा जो है कि एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का मतलब यह था कि भारत जो आगे चल करके स्वतंत्र होगा तो उसे चलाने के लिए एक रूल बुक की आवश्यकता है। तो वो नियम की पुस्तिका, रूल बुक अर्थात संविधान का निर्माण जो है एक भारतीय लोगों के द्वारा ही हो, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान बनना प्रारंभ हुआ और जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ तो संविधान बनने में हमारे गांधी जी के आदर्शों को भी उसमें समाहित किया गया। और गांधी जी मानते थे कि भारत एक गांवों का देश है, भारत में 80% से ज्यादा जनसंख्या, 90% से ज्यादा जनसंख्या उस समय जो है गांव में निवास करती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए गांव को सशक्त बनाने के लिए उसे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था उसे प्रदान की जानी चाहिए। इसके आधार पर जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान के 22 भागों में हमारे चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद संख्या 40 में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की बात रखी गई। अर्थात गांधी जी के आदर्शों को इसमें पिरो दिया गया। अर्थात राज्य जब भी सशक्त होगा, जब भी मजबूत होगा तो उसको पहल करना था कि वह पंचायतों को राइट दे, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को राइट दे। इस दृष्टिकोण से आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम के बारे में हमारा बात करता है। पुनः जब देश में संविधान लागू हो गया, हमारी सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे गांधी जी के आदर्शों को इस देश के धरातल पर हम कैसे उतारें या उसे उतारने के लिए इन्होंने जो है कि 1952 ईस्वी में इन्होंने जो है कि 1952 ईस्वी में और बढ़ा लें 1952 ईस्वी में इन्होंने जो है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की इन्होंने जो है कि स्थापना की। ये पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का उद्देश्य ही था कि हम गांधी जी के आदर्शों को हम धरातल पर उतारेंगे और यहां के आम नागरिकों को हम अधिक से अधिक जो है राइट देने का काम करेंगे। और एसके डे को इसमें मंत्री का पद बनाया गया। आगे जाकर के 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह आपका जो है पीटी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कि आपको 2 अक्टूबर 1952 को जो है यह प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार करना। और आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जो है भारत के नागरिकों को जागरूक करना, जागरूकता पैदा करना था, ताकि लोग जो है सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले। लेकिन इसमें जनता को हक नहीं दिया गया, इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, सरकारी अधिकारियों तक ही यह जो है सीमित रहा। तो सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रहा, जनता को अधिकार नहीं दिया गया। फलता जनता क्यों रुचि लेगी? तो जनता इसमें रुचि नहीं ली। परिणामतः जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, यह विकास कार्यक्रम जो है वह असफल हो गया, वह कार्यक्रम जो है वह फेल हो गया। जब यह फेल हुआ
तो सरकार की नींद खुली कि अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उसे धरातल पर लागू करने के लिए, धरातल पर उसे सफल बनाने के लिए समय समय पर कई समितियां गठित की गई और उन समितियों ने सुझाव दिया सरकार को कि आप इस तरीके से इस सिस्टम को लागू कीजिए तो लोगों को राइट मिलेगा। इसी संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो सबसे पहला कदम और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, वह था आपको 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पूछेगा परीक्षा में, जो प्रश्न पूछेंगे उसे भी मैं हिट कर दे रहा हूं, उस पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट कीजिएगा। यद्यपि मैं समझा रहा हूं, समग्रता के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने के बाद इस बार मैं अब क्या करूंगा कि कुछ प्रश्न भी आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आप समझिए कि जो मैंने आपको बोला वह प्रश्न के रूप में, वह किस रूप में परिणत होगा, उसकी भी चर्चा जो है कि हम लोग इसके साथ में हम लोग करेंगे। तो आप देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया। इस समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए और पंचायती राज जो व्यवस्था हो, जो सिस्टम हो, वह 3 टायर हो, त्रिस्तरीय हो। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह त्रिस्तरीय हो और यह त्रिस्तरीय जब होगा तो यही वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप को यह जो है मूर्त रूप प्रदान करेगा। इसलिए इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा गया। तो इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जो उनका डिजाइन था, उनका डिजाइन क्या था, बलवंत राय मेहता जो है वह क्या डिजाइन सोच रहे थे, तो डिजाइन उन्होंने बोला कि 3 स्तर पर हमारा गठन हो। ग्राम स्तर पर जो है कि हमारा पंचायत का हमारा गठन हो, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन हो और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो। जो आज हम लोग बिहार में, झारखंड में, कुछ राज्यों में त्रिस्तरीय स्वरूप या पंचायती राज के ढांचागत स्वरूप जो है वह त्रिस्तरीय है, उसके स्वरूप को हम देखते हैं। पूरे देश में त्रिस्तरीय स्वरूप नहीं है, पूरे देश में नहीं है। 20 लाख से जहां कम पॉपुलेशन है वहां 2 स्तरीय है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय है। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसे हम पूरे देश के संदर्भ में, इसे आप अपने मॉडल को मत ले लीजिएगा, लेकिन अभी बलवंत राय मेहता क्या कह रहे हैं उस संदर्भ में हम बात करेंगे और अभी फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट होता जाएगा, बीच बीच में कैसे होगा उसके बारे में भी हम आपको जिक्र करते जाएंगे। बड़े ध्यान से आप देखते जाइए, सुनते जाइए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा 1-2 प्रश्न जो है कि आपके परीक्षा में रहेगा, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा। अब आगे देखिए, 1958 ईस्वी में जो त्रिस्तरीय समिति का बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश किया था उसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि इसे राज्यों में क्रियान्वित किया जाए। राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए इसने सुझाव भी दे दिया और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया। यह बहुत बड़ी बात थी। योजना जो बनता रहा, अब तो नीति आयोग आ गया, जब योजना आयोग था तो उस समय उसे जो है पास करने का पहला जो स्टेज था वह राष्ट्रीय विकास परिषद था, उसे अनुमोदन करता था, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जाता था, तब फिर वो जाकर के कानून का रूप लेता था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की एक यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका है और त्रिस्तरीय ढांचे जो बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिया उस सुझाव को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया, इसके आधार पर हमारा भारत सरकार जो है इसे प्रयोग के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश में कुछ पंचायतों में लागू किया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर इसे दर्जा नहीं है। कुछ पंचायतों में लागू किया पायलट प्रोजेक्ट पर, उसे एक देखा कि अगर इसे लागू करते हैं तो क्या होता है। लेकिन पंचायती राज सिस्टम को फर्स्ट टाइम, प्रथम बार जो बिल्कुल धरातल पर सरकार के द्वारा जो लागू किया जाता है वह है नागौर जिला राजस्थान का 1959। इसे जो है 2 अक्टूबर 1959, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, इसकी औपचारिक शुरुआत की गई और इसी के साथ ही पूरे राज्य में भी इसकी शुरुआत कर दी गई। और इसी के साथ में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज सिस्टम जो है वह किस राज्य में लागू किया गया, तो यह राजस्थान में लागू किया गया। कहां से लागू किया गया, तो यह नागौर से लागू किया गया।
नागौर जिले से लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो यह 1959 में जो है यह लागू किया गया। यह प्रश्न आपसे पूछता है किसके सिफारिश पर लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर जो है इसे आगे लागू किया गया। तो उसके बाद जो है भिन्न भिन्न राज्यों में, जैसे 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में, 1964 में पश्चिम बंगाल में जो है इसे लागू किया गया। आगे फिर जो है इसमें सुधार के लिए कि कैसे इसमें सुधार किया जाए, जो पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर फिर एक अगली कमेटी का जो है वह गठन होता है। और वह अगली कमेटी है अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। तो फिर अब आ जाता है कि अशोक मेहता समिति कब आया? अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में आया, जो 1978 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया। यह 13 सदस्यीय हमारी कमेटी थी और इसका सबसे बड़ा सुझाव था कि जहां पर बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय ढांचे का उन्होंने सुझाव दिया था, उसी जगह पर अशोक मेहता समिति कहना है कि हम दो ढांचे पर ही हम काम करें। और वह दो ढांचा था जिला परिषद और दूसरा था मंडल पंचायत। जिला स्तर पर जिला परिषद था और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत था। मंडल पंचायत में 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर एक मंडल का गठन करना था और 15 से 20 गांवों को इसमें रखना था। 15 से 20 गांवों के समूह का एक मंडल बनाना था, एक स्तर, और दूसरा था आपका जिला का स्तर। और इसी दो ढांचे पर जो है इसको काम करना था और इसी की संस्तुति जो है कि आपको अशोक मेहता समिति ने दिया। लेकिन इसके स्वरूप को, इसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, इसे अस्वीकृत कर दिया गया। आगे फिर इसमें समय के साथ इसमें और काम हुआ और इसमें जब काम हुआ तो आगे जाकर के जो है कि आपको 1985 ईस्वी में डॉक्टर पीवी के राव समिति का एक गठन किया गया। और यह गठन जो है उस समय योजना आयोग के सुझाव पर किया गया था, जो 1986 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि इसमें जो पंचायत का जो चुनाव जो होगा, उस पंचायत के चुनाव में आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के आरक्षण का सुझाव जो है इस कमेटी ने सिफारिश किया। यह बहुत टर्निंग पॉइंट है। एससी और एसटी और महिलाओं जो हमारे समाज के पिछड़े और दलित हैं, जो समाज में पिछड़ गए हैं, उसे राइट नहीं मिला, महिलाओं को भी राइट नहीं मिला, एससी एसटी को भी राइट नहीं मिला। ये दलित समूह के लोग थे, एक तरह से समाज में पिछड़े हुए लोग थे और इनका उत्थान करने के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई और आरक्षण की व्यवस्था करके इसके उत्थान, इसको आगे ले जाने का एक ढांचागत स्वरूप जो है कि रूपरेखा जो है वह तैयार की गई। यह पीवी के राव समिति 1985 ईस्वी में गठित हुआ, जिन्होंने 1986 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया और इसने कहा कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और गांव स्तर पर 4 स्तरीय जो है ढांचे का जो है इसमें विकास किया जाना चाहिए। लेकिन अभी इस पे कोई बहुत इंप्लीमेंटेशन जो है कि वह नहीं हो सका, कोई बहुत जो है सुधार वाली बात जो है इस समय जो है कि नहीं हो सकी। फिर आगे जाकर के 1986 ईस्वी में डॉक्टर एमएल सिंघवी समिति जो है कि हमारा गठन हुआ। एमएल सिंघवी समिति का भी एक कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो है पंचायती राज सिस्टम के संदर्भ में सामने आता है। उसमें आता है, इन्होंने कहा कि गैर दलीय आधार पर और नियमित रूप से चुनाव किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी लेवल पर चुनाव मत कीजिए, बल्कि गैर दल के आधार पर, हम किसी राजनीतिक दल और पार्टी के आधार पर चुनाव पंचायत में हम नहीं करवाएंगे, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों को जो है आगे आने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर दल के आधार पर होगा तो फिर कुछ मुट्ठी भर के हाथों के बीच में ही जो है सिस्टम और सत्ता रह जाएगा। इसलिए गैर दल में रहेगा, जो भी लोकप्रिय रहेगा, जो भी लोग रहेंगे उस गांव में, जो भी त्यागी पुरुष रहेंगे या जो भी जो है समाज के लिए सोचेंगे, उनको जनता अपने भाग के निर्माण के लिए वो अपना चुनेंगे। यद्यपि इसमें भी कई समस्याएं हैं जिस पर हम लोग कभी बात, अभी समय के साथ इसमें हम लोग सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन टू द पॉइंट यहां पर जो परीक्षाओं में आता है
उस पर भी हम लोग जो है कि बात कर लें। बाकी उसके नकारात्मक और सकारात्मक हमारे विश्लेषणात्मक चीजें हैं जो हमारे मन में एक जिजीविसा उभरती है, उसके बारे में जो है कि हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए इन्होंने बहुत बेहतरीन सुझाव दिया, गैरदलीय आधार पर और नियमित रूप से चुनाव हमारा हो, और इन्होंने साथ ही न्याय, पंचायत और ग्राम न्यायालयों का भी सुझाव दिया। जानते हैं कि आजकल जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है हमारे देश में, या न्यायिक व्यवस्था है, वह कितना धीमा है, और एक छोटे से केस के लिए भी हमें कई वर्षों तक न्यायालय में हमें जाना पड़ता है। वो हमें न्याय देता भी है तो न्याय इतना देर हो जाता है कि हमें न्याय मिलना या ना मिलना बराबर और इक्वल हो जाता है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो इसमें भी सुधार के लिए इन्होंने बोला कि हमारा जो है न्याय, पंचायत और ग्राम न्यायालयों की जो है व्यवस्था जो है उसको भी सुनिश्चित करने के लिए जो है इसका भी गठन वहां पर होनी चाहिए। एक अच्छा चीज है जो इंप्लीमेंटेशन भविष्य में इसमें कुछ सुधार करके किया जाना चाहिए। आगे फिर चलिए, पीके थुंगन समिति, इनकी क्या उपलब्धियां रही? तो पीके थुंगन समिति जो है 1988 ईस्वी में बना, और पीके थुंगन समिति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या रहा कि इन्होंने बोला जो पंचायती राज जो सिस्टम है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। वास्तव में समझिए मेरी बात को, जब हमारे देश में नागौर में 1959 में जब हमारा पंचायती राज सिस्टम राजस्थान में लागू किया गया, और पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होने के कारण, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण जो हमारे और राज्य रहे उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया, उन्होंने कोई प्रबल इच्छा नहीं जाहिर किया, बोला ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे, ऐसे ही चलता गया। और आप जानते हैं खुद बिहार में 1978 ईस्वी में एक बार चुनाव हुआ, फिर उसके बाद 2010 में आपका चुनाव हुआ झारखंड में। तो आप देखिए लगभग 32 साल 33 साल तक जो है कि लोग मुखिया बने रहे और अपने अधिकारों का उपयोग दुरुपयोग करते रहे। तो ये सिस्टम जो है वह किसी भी रूप में इसे हम लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप में इसे उसके ढांचे पर हम उसे फिट नहीं कर सकते। क्या कोई आदमी एक बार चुना करके 32 साल तक वो मुखिया बने रहे? यह कौन सा नियम हो सकता है? क्या ये कोई आधुनिक मॉडर्न प्रजातांत्रिक स्वरूप है? क्या ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से जो है इसका दुरुपयोग हो रहा था सिस्टम का। तो इससे सुधारने के लिए अब पंचायत में जो पैसा आता था, आप जानते हैं कि 1989 में राजीव गांधी ने दिल्ली के लाल किले से उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो हमारे आम लोगों तक जो है वो 10 पैसा पहुंचता है, तो 90 पैसा बीच में लीकेज हो जाता है। कहां जाता है पैसा? तो सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के पॉकेट में वो पैसा चला जाता था। इस लीकेज को रोकने के लिए भी बात थी कि अगर पंचायतों को मजबूत बना दिया जाए, पंचायतों को अधिकार दे दिया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट जो फंड जो है वो रिलीज करेगी और बीच में कोई भी मध्यस्थ नहीं होगा, और वो पंचायत के फंड में, पंचायत में वो फंड जाएगा, जिससे जो काम है वो पंचायत स्तर पर बेहतरीन तरीके से काम हो सके। तो राज्यों को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था पंचायती राज सिस्टम के संदर्भ में, इसलिए इन्होंने जो है पीके थुंगन समिति ने जो है संवैधानिक दर्जा उसे प्रदान करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। फलतः राजीव गांधी 1989 में उन्होंने जो है कि 64वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह सदन में पारित किया, लोकसभा में पारित किया, लेकिन संसद में वह पारित नहीं हो सका। फाइनली राज्यसभा में वो गिर गया, और जब राज्यसभा में गिर गया तो फिर आगे काम नहीं हुआ। फिर आप जानते हैं कि 89 में राजीव गांधी की जो सरकार थी वो हार गई, और हमारी जो है कि कई सरकार मिल करके हमारी सरकारें बनी, जिसमें बीपी सिंह बने, जिसमें कई पार्टियां उसमें मिली हुई थी। और बीच की जो सिस्टम जो रहा 89 से लेकर 91 तक का जो सिस्टम रहा वह बहुत ही डमाडोल स्थिति रहा हमारे देश में। संयुक्त सरकार हमारा रहा, कोलिजन गवर्नमेंट हमारे देश में रहा, बहुत कठोर निर्णय जो है इस देश में नहीं लिए गए। फलता जो है कि पंचायती राज सिस्टम के संदर्भ में जो है आया राम गया राम वाला स्थिति बनी रही। फिर 1991 ईस्वी में जो है पीवी नरसिम्हा राव की बहुमत वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है हमारे देश में बनी, और 1992 ईस्वी में पंचायती राज सिस्टम के संदर्भ में 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को जो है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, कहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा पार्लियामेंट में जो है कि वहां पर जो है कि हमारे कानून को जो है कि पारित कर दिया गया। फिर
वो कानून जो है 17 राज्यों में भी वो पारित हो गया और इसी के साथ राष्ट्रपति का साइन हुआ और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से हमारा जो है यह कानून बना और इसी के साथ जो है 73वां संविधान संशोधन आया और इस 73वें संविधान संशोधन के साथ हमारे देश में पूरे तौर पर पंचायती राज सिस्टम जो है वह लागू हो गया। पंचायती राज सिस्टम 73वां संविधान संशोधन के साथ लागू होता है और हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी जाती है और इसमें पंचायतों को बहुत सारे राइट और अधिकार दिए गए हैं। अब हम आपको अगली कड़ी में पंचायतों को कौन कौन से अधिकार दिए गए, कैसे उसका चुनाव होता है, उसकी समय अवधि क्या होती है, उसकी वित्त व्यवस्था क्या होती है, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, इस प्रकार की तमाम बातों को किस आर्टिकल में है, क्या क्या उसके पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है कि हम आपको आगे बात रखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।